अपने फैसलों पर बीजेपी लगातार उलझती जा रही है। यूं कहें तो एक भंवर में बीजेपी फंस चुकी है। क्या बीजेपी इस भंवर से निकल पाएगी? यानी आशा और जन अवधारणा के बीच आए नतीजे पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखे होंगे, पर इस बार फिर लोकसभा के उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जो नतीजे आए वो हैरान कर देने वाले थे। और यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद जो फैसले किए गए उस पर लगातार विपक्षी गठबंधन उन पर तंज कसते जा रहा है। क्योंकि आज लगातार नीट को लेकर हो या फिर सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष आज मोदी सरकार से कर रहा है। और यही नहीं बल्कि आरएसएस को लेकर भी आज बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अब संघ की शाखा में आने की अनुमति है। यानी मोदी सरकार ने 58 साल पुराना जो निर्णय था उसको पलट दिया है। और यही नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा की भी आज बात करेंगे, जहां पर नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार इस भंवर से उभर पाएगी, क्या विपक्षी गठबंधन का सामना कर पाएगी। आइए उसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हम मेरी बाईं ओर देख रहे हैं आप मथुरा प्रसाद जी, जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं दिल्ली किसान मोर्चा से नई दिल्ली महामंत्री रामवीर टोकस जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर जो मनमुटाव की स्थिति आज बीजेपी और आरएसएस के बीच देखने को मिल रही है कि क्या धरातल पर भी ऐसी स्थिति है या फिर नहीं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले रामवीर टोकस जी, बहुत स्वागत है आपका। और तो जिस तरह से मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया, और ऐतिहासिक उन्होंने इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने तीसरी बार संसद शपथ ली और शपथ लेने के बाद तमाम तरह के फैसले किए। यही नहीं बल्कि नीट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज सुरक्षा व्यवस्था की हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर बनती जा रही हैं। इन समस्याओं के बीच लगातार विपक्षी गठबंधन चुन चुन कर मोदी सरकार पर वार करते जा रहा है। और यही नहीं बल्कि आरएसएस, जिसको एक बीजेपी का माना जाता था कि बीजेपी हमेशा आरएसएस की राह पर चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? बीजेपी हमेशा आरएसएस की राह पे चल रहा है। बीजेपी और आरएसएस एक ही पहलू पे, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आरएसएस बीजेपी से अलग है। दूसरी बात विपक्ष की बात है। विपक्ष का काम है कि अगर उनको लगता है कोई चीज गलत हो रही तो उसको उठाना चाहिए भी, पर हाँ कुछ एक चीजें होती है जो बेजरूरी उस पर हल्ला करना। इसमें आप कह सकते हो नीट की जो के बारे में, उसमें अपने कोर्ट में चल ही रहा है कि तो उस पर हल्ला करने की जो भी चीज है कोर्ट को सारी रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा केस है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख ही रहा है। जो भी उस पर नतीजा होगा वो सबके सामने आएगा। तो इसमें ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें बीजेपी झाड़ पूछ के नीट की परीक्षा को उन्होंने ऐसा किया कि वो लीक हो गई है करके। उसमें जो भी तत्व है ये, क्योंकि ये तो एक ऐसा माहौल पहले से बना हुआ है, उसको आप जब कसते हैं नकेल उसकी, तो उसपे कहीं ना कहीं उसमें रस्सी में ना तो बल आता ही है। तो उसपे भी जोर पड़ रहा है, तो उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके टाइम में ये होता रहा है। कांग्रेस के टाइम में, विपक्ष के टाइम में ये चीजें होती रही हैं। तो उस टाइम में इतना कोई उसके लिए नहीं होता था। तो आज ही वो चीजें सामने आ गई है तो उनका इलाज भी होगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि संघ के बीच में और हमारे बीच में कोई मतभेद, ऐसा कुछ नहीं है मतभेद। हाँ, जो हमें चुनाव जो हारे हैं वहां पे हमें गठबंधन के तौर पे लड़े थे, और गठबंधन तीसरी बार सरकार बना ही रहा है। 300 के पार है गठबंधन मिला के, उसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, रही बीजेपी की बात कि बीजेपी के क्यों इतने कम आए, जितनी अपेक्षा थी उससे कम आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपेक्षा काफी ज्यादा थी। तो उसमें जो भी कमी है उसके ऊपर हर जगह कार्यकारिणी हो रही है, हर जगह विचार हो रहा है कि भाई किस वजह से हुआ ये। तो उसमें पूरी पार्टी उस पर फोकस कर रही है, भाई यहाँ पे हम क्यों हारे। तो हर जगह पे उसके ऊपर पूरा वो किया जा रहा है। और आगे जो भी चुनाव जो भी होंगे आगे 10 सीटों को, उस पर पूरा ध्यान है कि उसको हमको किस तरह से हमने उसको निकालना है। उपचुनाव की बात आपने की है। यहाँ पर उपचुनाव कुछ ही दिन पहले हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ बीजेपी 2 ही सीट यहाँ पर ला पाई है।
क्या वजह रही? क्योंकि इतने बड़े लोकसभा चुनाव में जो 400 पार के नारे लगे पर वहां पर 400 पार नहीं कर पाई, और यहाँ पर उपचुनाव के नतीजे देखे जाए तो उपचुनाव के नतीजे भी उसके विपरीत है। देखो ऐसा है, बीजेपी जो कहती है वो करती है, और ये पूरा धरातल पे सबको दिख रहा है कि जो भी मोदी जी ने कहा, बीजेपी ने जो कहा, सरकार ने वो काम उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठ रहा है, जिस तरह से आज एक ऐतिहासिक फैसला आरएसएस के पक्ष में यहाँ पर दिया गया है कि सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी भी अब आरएसएस में रह सकेंगे और शाखा में जा सकेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आरएसएस सामाजिक संगठन है जो इस भावना के से प्रेरित होकर कांग्रेस ने इस पर बैन लगाया था। तो जो सरकारी कर्मचारी पहले से भी इसमें भाग लेते रहे हैं, उनकी सहानुभूति, जनता की सहानुभूति, जनता का समर्थन हमेशा संघ के साथ रहा है, आरएसएस के साथ रहा है। इसलिए ये इस फैसले से कोई बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिलता, क्योंकि कोर्ट में भी पहले ऐसे कुछ केस गए थे कि जो लोग जो सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में भाग लेते थे, उनकी शिकायतें हुई, उनकी इंक्वायरी हुई, कोर्ट में गए, कोर्ट से भी जीते। कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि ये सामाजिक संगठन है, इसमें पार्टिसिपेट करना, इसके अंदर रहना या इसके कार्यक्रमों में भाग लेना कोई अनैतिक भी नहीं है और गैर कानूनी भी नहीं है। और विपक्षी गठबंधन इसको एक असंवैधानिक फैसला बता रहे हैं। मोदी सरकार पर तंज कसा जा रहा है कि मोदी सरकार इसको वापस ले, क्योंकि लगातार तंज कसे जा रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा से को इस देश से जोड़ा जा रहा है और आरएसएस विचारधारा को इस देश को बनाया जा रहा है। देखिए, आज भी विश्व का, मैं कहूँ तो सबसे बड़ा संगठन है, मेरे कहने की भी जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसके बाद भी यदि विपक्ष ये कहता है तो 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ही आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया था। तो यदि जवाहरलाल नेहरू गलत थे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये विपक्ष सही कह रहा है, या तो वो ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने गलती की है। और यदि जवाहरलाल नेहरू उन्होंने गलती नहीं की तो विपक्ष को ये बात कहनी ही नहीं चाहिए। और विभिन्न समय, बहुत से अलग अलग समय पर विपक्ष ने भी इसको सराहा है, इनके कार्यों को सराहा है। और विपरीत परिस्थितियों में संघ हमेशा समाज हित के लिए कार्य करता है। ऐसा नहीं, उसमें न तो वो जाति देखता है, न धर्म देखता है, और ना छोटा बड़ा देखता है, ना भौगोलिक संरचना देखता है। संघ को जहाँ पर भी ये लगता है कि हमें कार्य करना, मानव हित में काम करना है, वो संघ हमेशा लोक हित में कार्य करता रहता है। लोक हित में कार्य हो रहा है, पर यहाँ पर मोहन भागवत लगातार कुछ विचारधाराओं की बात करते हैं और भगवान बनने की बात करते हैं। आपने सुना होगा कि जब उन्होंने कहा था कि भगवान बनने की कोशिश की जा रही है, यही बयान लगातार चर्चाओं में रहा है। कुछ ही दिन पहले मोहन भागवत ने ये बयान लगातार चर्चाओं में था कि उन्होंने कहा था कि भगवान से अपनी तुलना की है और भगवान बनने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर विपक्ष देख रहा है कि पीएम मोदी पर ये तंज कस रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पूजनीय संचालक ने जो कहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये तो मुझे भी नहीं जानकारी है, लेकिन ये सर्वमान्य है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार या गुरु जब आ जाता है, या कई बार बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि मेरे बिना कुछ चलेगा नहीं, मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही करता रहता हूँ, तो कभी कभार व्यक्ति के अंदर अहंकार और गुरु आ जाता है। तो परम पूजनीय अपने डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी इसीलिए संघ का जो गुरु माना है। तो वहाँ भी उस समय बहुत से विचारक कहते थे कि डॉक्टर साहब ने संघ को शुरू किया है तो डॉक्टर साहब ही इसके गुरु हो जाएं। तो उन्होंने तब उस समय भी ये कहा था कि व्यक्ति के अंदर कभी भी विकार पैदा हो सकता है, इसलिए भगवा ध्वजी हमारा
गुरु के स्थान पर विराजमान रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने किसी संदर्भ में कहा होगा, उनको लगा होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जो कहा वो उचित कहा है। मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं आप, जिस तरह से उन्होंने भगवान बनने की बात की है, और यही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन जो है वो लगातार उनकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने ये पीएम मोदी पर तंज कसा है, और इसी को लेकर लगातार चर्चाओं में। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। विपक्ष अगर संघ की तारीफ कर रहा है, मोहन भागवत जी की तारीफ कर रहा है, तो मैंने आपको पहले भी कहा बीजेपी और संघ कोई अलग अलग नहीं है। तो हमको तो बहुत खुशी हो रही है, विपक्ष कहीं तो हमारी तारीफ कर रहा है, और मोहन भागवत जी ने जो भी अगर कहा है तो उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा। उनके मन में भी कोई इस तरह की रही होगी भावना कि भाई मैं इसको प्रकट करूँ, इसको कहूँ, ताकि उसका उनके अंदर संदेश जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को कभी भी सीधे भी जाके कह सकते हैं, उसके लिए सार्वजनिक रूप से जो किया है तो उन्होंने तो वही उनका वो दे सकते हैं। इसके साथ ही कांवड़ियों को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। नेम प्लेट विवाद लगातार चर्चाओं में है। यही नहीं बल्कि एनडीए दल के तमाम नेता यहाँ पर योगी सरकार को इस फैसले को वापस लेने को कह रहे थे, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि फिर से इस पर सुनवाई होगी, पर फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। इसी पर आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि आखिर लगातार जो ये चर्चाओं में रहा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये लागू किया गया था कि अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हो, दुकानदारों और ढाबों पर अपना नाम लिखें और कांवड़ियों को शुद्धता से हर चीजों का। देखो आप एक चीज बताओ, अब ये जो विपक्ष हल्ला कर रहा है, यही विपक्ष कर्नाटक में स्कूल में हमारे मुस्लिम भाइयों की बहनों की ड्रेस के ऊपर भी इन्होंने हल्ला किया था कि वो ड्रेस पहन के आएंगी, वो बुर्का पहन के आएंगी, क्योंकि उनका धर्म उसको बोलता है। तो अगर यहाँ नेम प्लेट है उस धर्म का, अगर वो नाम वहाँ पे लिख देते तो उसमें बुराई क्या है, उसमें ऐसा गलत क्या था? अगर वो लिख देता था कि भाई मेरा नाम ये है, ये होटल मैं चला रहा हूँ, तो उसमें बुरा क्या है? तो विपक्ष को तो कुछ ना कुछ चाहिए कहीं भी। अब एक बार उधर की बोलेंगे, फिर इधर की बोलेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, उन्होंने फैसले दिए, तो इसमें मैं क्या कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ठीक है, और उसको मान भी लिया था। ऐसा नहीं था जो वहाँ पे हमारे उत्तराखंड में जो जितने भी होटल थे, जो हमारे मुस्लिम भाइयों के, हिंदुओं के, जिनके भी थे, उनका कोई उस पर वही नहीं था कि भाई ये गलत हुआ करके। ये तो विपक्ष जबरदस्ती, कहावत है ना कि विपक्ष को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ बोलना ही है, तो वो बोल के हल्ला करके ताकि ये सांप्रदायिक वो पैदा हो, जबकि उससे कोई पैदा नहीं होता। ये विपक्ष चाहता है कि ये चीज पैदा हो ताकि सरकार है ना इसको भुगते, फिर हमको एक मसाला मिले कुछ करने के लिए। तो मैं उसमें और कुछ नहीं है, कोई गलत वो नहीं था, उसमें गलत दुर्भावना कुछ नहीं थी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की। यही था ना कि भाई आप उस पर नाम लिख दो, क्योंकि एक धार्मिक वो हो रहा है, उस पर किसी को ठेस ना पहुंचे, तो गलत कुछ नहीं था। तो ये इसमें है ना, ये बिल्कुल है ना सही निर्णय था। चलो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लगा तो उसमें कौन बोल सकता है? सबसे सर्वोच्च है हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो उसके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से नेम प्लेट विवाद को लेकर लगातार चर्चाओं में रहा, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक उस पर लगा दी है और 15 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है। देखिए, यदि मुझे तो इसमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी आश्चर्य होता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये कांग्रेस सरकार ने इस तरह के नियम बनाए थे, कानून बनाया था, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने ये आदेश निकाला था। लेकिन फिर भी ये हमारा यदि उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो जाने कि वो किससे सामान खरीद रहा है, उसका दुकानदार कौन है। यदि दुकानदारों की मंशा गलत नहीं है तो वो अपने नाम क्यों नहीं डिस्प्ले करते? इसका मतलब ये है कि उनकी मंशा भी गलत है, वो भी पाक साफ नहीं है। और दूसरा ये है कि दुकानदारों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेकुलर ये अपने एनजीओ वाले या दूसरे के दबाव में सुप्रीम कोर्ट यदि निर्णय लेता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट को भी हिंदुओं की भावना का भी सम्मान करना चाहिए। जो लोग यहाँ से पैदल जाकर कावड़ ले वहाँ से जल लेकर आते हैं, तो वो
उनका अधिकार नहीं है कि वो अपनी पवित्रता बनाए रखें? रास्ते में कहाँ वो भोजन कर रहे हैं, कहाँ क्या किस तरह का भोजन उनको परोसा जा रहा है, क्या ये उनको जानने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर मैं तो बिल्कुल इस निर्णय के से मुझे बड़ा दुख हुआ है, और सरकार को इसमें, बल्कि केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर ये हर जगह पूरे देश में लागू करना चाहिए कि जो भी दुकानदार, विशेषकर खाद्य पदार्थ बेचने वालों का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, नाम का बिल्कुल बोर्ड लगना चाहिए, बल्कि नाम ही नहीं, पिता का नाम भी लगना चाहिए। क्योंकि मैं भी देख रहा था, एक वो आया था, उसका नाम रणजीत था, लेकिन पिता का नाम रणजीत तो हिंदू नाम है, हिंदू अधिकतर इस तरह का नाम रखते हैं, लेकिन पिता का नाम मुसलमान नाम है। मेरे पास एक सोशल मीडिया में एक फोटो आई है, तो इस तरह से पिता का नाम भी साथ में लिखा जाए। और जिस तरह से लगातार चर्चा में है कि आखिर नेम प्लेट को लेकर ऐसा विवाद क्यों है, लगातार इस पर चर्चाएं चल रही हैं, पर जिस तरह से नाम लिखना एक अलग सी वो बना ली गई है। और अगर मैं कांवड़ियों की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही थी, जिसमें कांवड़िए एक बाइक पे जाते हुए युवक को लगातार लात घुसे मार रहे थे, डंडों से पीट रहे थे। उनकी कांवड़ खंडित होने के बाद उन्होंने उसकी गाड़ी को तोड़ दिया और तमाम लाठी चार्ज भी उस पर किया। तो ऐसा है, अगर कोई भी तत्व असामाजिक आदमी आके अगर मैं एक धार्मिक उस पर लेके जा रहा हूँ और उसमें आप आके उसमें विघन डालते हैं, उसको तोड़ फोड़ करते हैं, तो गुस्सा किसी पे स्वाभाविक है, हर किसी को गुस्सा आएगा। तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ना मैंने उसको देखा है, ना मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँगा। और ये नेम प्लेट वाली, जैसे अभी भाई साहब ने कहा है, मथुरा प्रसाद जी ने, कि बिल्कुल सही है कि अगर आपके अंदर कोई दुर्भावना नहीं है, अगर आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको अपना नाम वहाँ पे लिखने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब आप कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप एक हिंदू उसका नाम लेके चला रहे, इसका मतलब आप कुछ न कुछ उसके अंदर छुपा रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा है इसमें कि अगर मैं अपना नाम लूंगा तो ये नहीं लेंगे मेरे से। क्योंकि ऐसी बहुत बार ऐसी वो आई है कि ये मतलब ये गलत चीजें करते हैं इसमें। तो इसलिए अगर नाम अगर था तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सही है कि जैसे पहले से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए सब, तो इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि अगर कोई अपना नाम लेगा तो दिक्कत क्या है। तो उनको पता लगना चाहिए भाई, एक मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, वो सामान सही है या गलत है। कल हम कंपनी पे दोष देते हैं कि कंपनी ने इसमें ये डाल दिया, वो डाल दिया, उसमें बैन लगता है कि कंपनी ने इसमें ये मिक्स करके डाल दिया, ये केमिकल डाल दिया, वो डाल दिया। तो हमें अगर उसका नाम पता लगे तो हमको भी ये भी पता लग जाए ना भाई, हो सकता है इसमें और भी कुछ गलत डाला हो। ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का भी ना उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारा देश जो है, हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे देश में रहने वाले हिंदू हैं वो 80% है, तो उनका भी कुछ ख्याल करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उनकी बात भी सुननी चाहिए। ये बिल्कुल है ना, बिल्कुल गलत फैसला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ। तो कहीं ना कहीं लगातार वाद विवाद को दौर जारी है और वहीं बीजेपी लगातार उलझती जा रही है, क्योंकि इस तरह के फैसले लगातार बीजेपी को कमजोर करते जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि हम बड़े फैसले लेंगे। क्या इन बड़े फैसलों से आखिर बीजेपी इस भंवर से बाहर निकल पाएगी, या फिर से उसी जोश में और उसी आकर्षण में दिखेगी जिस तरह से पिछले 10 सालों में उभरती आई है? क्या बीजेपी एनडीए के साथ अपने इस गठबंधन को मजबूत कर पाएगी? तमाम तरह के सवाल हैं और आज हर एक सवाल का जवाब हमारे साथ आरएसएस कार्यकर्ता मथुरा प्रसाद जी ने जिस तरह से बताया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच ऐसा कोई भी मनमुटाव नहीं है, और इस तरह से नेम प्लेट को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह के जो अपने जवाब रखे। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी पर भी तमाम तरह के सवाल जो उठ रहे थे, उनका मुंह तोड़ जवाब जो कि हमारे साथ किसान मोर्चा से महामंत्री रणबीर टोकस जी ने दिए, और उन्हीं सवालों के जवाब दिए जिन सवालों पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर बीजेपी लगातार भंवर में फंसती जा रही है, पर इसका तोड़ क्या है? आखिर भविष्य में क्या बीजेपी फिर से वही काम कर पाएगी जो पिछले 10 सालों में कर पाई?